नमस्कार, सुप्रभात. Normally, in last 27 years, I delivered my talk in English because I joined my first job at St. Xavier's College in 1998. But after reading the life of Acharya Praful Chandra Ray sir, today I decide, today I am going to deliver this talk in Hindi or Gujarati. आज का जो डिस्कशन है, आप भी टीचर बनने वाले हो, हम बन चुके हैं, बस एक ही अंतर है कि आप बनने वाले हो, हम बन चुके हैं. आप कल इस स्टेट या इस देश में जो भी अभी छोटे बच्चे हैं, उसका फ्यूचर आप बनाने वाले हो. आचार्य रे सर की जर्नी जो है, आज हम यहाँ पे आप लोगों से वार्तालाप करेंगे. इसके अंदर पता चलेगा कि किस तरह से एक टीचर पूरे देश को आगे ले जा सकता है, वो भी साइंस के थ्रू. मतलब साइंस, सर ने राइटली बोला है कि साइंस खाली एक डिग्री नहीं है. अगर आप चाहो तो लेबोरेटरी को आप समाज के लिए, इकोनॉमी के लिए, खुद को पैसेदार बनाने के लिए या दूसरे को जॉब देने के लिए, या बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो थ्रू साइंस. तो आज एक साइंटिस्ट ने पूरी लाइफ किस तरह से डिवोटेड की, मतलब समाज के लिए किस तरह से उन्होंने काम किया, वो डिस्कस करेंगे. गूगल सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें सर के रिसर्च के बारे में पता चल जाएगी. लेकिन जब मुझे ये टॉपिक दिया गया था, तो उसी दिन मैंने बोला था कि मैं सर का रिसर्च, केमिस्ट्री क्या था, कैसे रिएक्शंस किए थे, क्या इन्वेंशन किया था, वो बात नहीं करूंगा. उसी दिन मैंने सर को बोल दिया था कि मैं सर ने जो भी काम किया था, डिस्कवरी की थी, लेकिन वो एट प्रेजेंट अभी के फिलहाल जो भी सिचुएशन है या उनका जो कंट्रीब्यूशन था, वो इस समय किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, वो सब बातें बताऊंगा. इसलिए मैंने टाइटल दिया है द लीजेंड सर प्रफुल्ल चंद्र रे, द रे ऑफ द पार्ट इन इंडियन केमिकल साइंस थ्रू डिस्कवरी. यहाँ पे दो बातें होगी आज. उनका रिसर्च किया था, वो रिसर्च को हम प्रेजेंट डे में, आज के दिन में किस तरह से यूज कर सकते हैं. जैसे जैसे एक लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा, आपको पता चलेगा कि हाँ, उनका जो कंट्रीब्यूशन था, उसकी डिमांड आज 150 से ज्यादा साल हो चुके हैं, फिर भी आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो एकेडमिक पॉलिसीज जो बात कर रही है, वो सब बातें उन्होंने 150 इयर्स, 150 साल पहले बता चुके थे. हमें ज्ञान बाद में लगा या बाद में उनकी बात अच्छी लगने लगी, और आज वही चीजें हम कर रहे हैं. तो सर का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक दो पंक्तियां बोलना चाहता हूं. है मेरे यार तू जी ऐसी जिंदगी, है मेरे यार तू जी ऐसी जिंदगी के कब्र खोदने वाला भी बहाए तेरे गेलू आंसू. सर की लाइफ को पढ़ते पढ़ते जब आज सुबह मैं प्रिपेयर कर रहा था, तब मुझे लगा कि नहीं, लाइफ तो ऐसे ही जीनी चाहिए. Introduction and early life. Sir was born in 1861, sorry,
1861 रारुली कतिपरा, अभी जो जगह है वो अभी बांग्लादेश में है। फैमिली बैकग्राउंड अगर देखने जाए तो एजुकेटेड फैमिली से थे, प्रोग्रेसिव फैमिली थी, लेकिन इन्फ्लुएंस बंगाल रिग्रेशन, तो उस तरफ समय पे जो फ्रीडम फाइटर्स की या आज़ादी की जो मूवमेंट चल रही थी उसकी वजह से वो भी उसी साइड पे डल रहे थे। उनका एजुकेशन हरे स्कूल एंड प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में हुआ। उसके बाद सर को फेलोशिप मिली 1882 में, तो वो एडिनबर्ग चले गए, वहां से उन्होंने बीएससी एंड डीएससी कंप्लीट किया। उसके बाद रिसर्च अंडर प्रोफेसर अलेक्जेंडर ब्राउन में कंप्लीट किया। रिटर्न टू इंडिया, वो वापस इंडिया आ गए। नॉर्मली आजकल क्या होता है, हमें मौका मिला, यूएसए चले गए, वापस नहीं आते, कनाडा चले गए, वापस नहीं आते। सर वापस इंडिया आए। वापस इंडिया आके उन्होंने जो भी सीखा था, सर 1888 में रिटर्न हुए और एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने शुरुआत की एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। आप भी जानते हो कि असिस्टेंट प्रोफेसर एकदम लोअर लेवल से उन्होंने शुरुआत की, उनके पास नॉलेज था, सब कुछ था, फिर भी शुरुआत वहीं से की। रे सर ने फर्स्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इंडिया में एस्टैब्लिश की, उसका नाम था बंगाल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। सर के नाम के ऊपर 100+ पब्लिकेशंस है, रिसर्च पब्लिकेशंस। आप भी साइंस के स्टूडेंट होंगे और दूसरे भी फैकल्टी से होंगे, लेकिन उनके रिसर्च कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छी थी। 100+ रिसर्च पब्लिकेशन थे। सर ने पहला मोस्ट स्टेबल मर्क्यूरस नाइट्रेट नाम का एक केमिकल आइसोलेट किया, उसको हम बोलते हैं डबल सॉल्ट। केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट हैं उनको पता है डबल सॉल्ट एंड सॉल्ट। NaCl is a salt, but double salt means 2 molecules of salts are present. He is a pioneer chemical education and indigenous scientific research. Indigenous means खुद के यहाँ से, मतलब अपने भारत से क्या रिसर्च कर सकते हैं, वो बातें उन्होंने उसी समय पे की। He was known as entrepreneurship और एंटरप्रेन्योर। आज सरकार बात करती है, आप भी सुनते होंगे एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप, लेकिन उन्होंने वो 150 साल पहले कर दिया था। एंटरप्रेन्योर मींस खुद ने केमिकल लेबोरेटरी में जो भी रिसर्च होता था, वो रिसर्च को इंडस्ट्री में या मैनकाइंड के लिए, अच्छे काम के लिए, सोसाइटी के लिए किस तरह से हम यूज कर सके, उसके लिए उन्होंने काम शुरू किया और उन्होंने बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड 1901 में एस्टैब्लिश किया। मतलब एक असिस्टेंट प्रोफेसर था, एक रिसर्चर था, लेकिन रिसर्चर को ऐसा लगा, असिस्टेंट प्रोफेसर को ऐसा लगा कि मैं जो लैब में काम कर रहा हूँ, लैब में जो काम हो रहा है, वो काम को अगर एक इंडस्ट्री में प्रोडक्शन शुरू किया जाए तो इंडिया की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी इंडिजीनियस अथवा ओन कंपनी एस्टैब्लिश उन्होंने 1901 में की। उसके बाद उस समय पे स्वतंत्रता की जो चळवळ चल रही थी, उस टाइम पे उनको ऐसा था, नेशनलिज्म था, और उनको लगा कि रिसर्च के थ्रू, साइंस के थ्रू वो स्वदेशी मूवमेंट में इन्वॉल्व हुए। उन्होंने बोला कि बाहर से जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, इससे अच्छा हम इंडिया में ही बनाए और अपने जो कंज्यूमर्स है, कस्टमर्स है, उनको दे। तो उन्होंने उस टाइम पे सोचा था और उन्होंने बहुत सारी प्रोडक्ट्स लॉन्च की थी। He was known as social reformers and philosopher. रे सर जानते थे बहुत अच्छी तरह से कि लेबोरेटरी में जो रिसर्च होता है वो खाली पेपर पे होके ना रह जाए, उनको सोसाइटी तक किस तरह से लाना चाहिए, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए और साइंस को सोसाइटल डेवलपमेंट में यूज करना शुरू किया। दूसरा इनका पॉजिटिव एटीट्यूड था, पॉजिटिविटी थी, वो थी इक्वालिटी।
अभी सरकार बात कर रही है इक्वालिटी की, वुमेन एम्पावरमेंट की, उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट बहुत सालों पहले कर लिया था। उनको पता था कि अगर गर्ल्स एजुकेटेड हुए और गर्ल्स को अगर अच्छी तरह से पढ़ाया जाए तो वो पूरे सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं। दूसरा था अंडर प्रिविलेज या गरीब लोग या कास्ट और रिलीजन के थ्रू जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो भेदभाव होता था, उन्होंने उसी टाइम पे सोचा था कि ये नहीं होना चाहिए। ऑल आर ह्यूमन, सभी इंसान है, तो इंसान को इंसान की तरह से हम ट्रीट करें। इसीलिए यहाँ पे है कास्ट एंड सोशल इक्वालिटी की उन्होंने बात की थी और उसके थ्रू उन्होंने उनकी कंपनी में सभी को एक ही लेवल पे लाके सबको जॉब दिया था। उनका फर्स्ट जो कंपाउंड था उसका नाम है मर्क्यूरियस नाइट्रेट। आप देख सकते हो मर्क्यूरी में Hg+ केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, उनको पता है कि उसमें +1 और +2 दो वैलेंसी होती है, लेकिन उन्होंने बनाया था स्टेबल सॉल्ट और उसको बोला था डबल सॉल्ट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या डिस्कवरी की थी? तो अगेन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डबल सॉल्ट मीन्स two metals or two salts are combined with each other and metal complex जिसके अंदर एक मेटल होगी या दो मेटल होगी और उसके साथ लिगेंड बाइंड होगी। तो लिगेंड्स और उनकी स्टडी उन्होंने उस टाइम पे की थी। हाइपोनाइट्रेट्स एंड पॉलीएटॉमिक एनाइंस, उन्होंने जो मर्क्यूरियस नाइट्रेट पहले बनाया था तो उस टाइम पे उनको ज्यादा या इंफॉर्मेशन नहीं थी, बाद में पता चला कि ये थोड़ा टॉक्सिक है। टॉक्सिक होने की वजह से एप्लीकेशन या एक्सेप्टेबिलिटी कम है, तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारे ऐसे सॉल्ट्स या मॉलिक्यूल्स प्रिपेयर किए, लेकिन उन्होंने जो डिस्कवरी की थी वो कंपाउंड को स्टेबिलिटी, मतलब कंपाउंड को स्टेबल करता था, सॉल्यूबल करता था और आयन बेस्ड थेराप्यूटिक डिलीवरी में उसका यूज किया। उन्होंने नॉट ओनली मर्क्यूरी के ऊपर काम किया, उन्होंने काम किया गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। जो हम अभी जो बात कर रहे हैं कि कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए गोल्ड यूज होता है, सिल्वर यूज होता है, मर्क्यूरी यूज होता है, तो उन्होंने उसी टाइम पे डिसाइड किया था सर ने कि हाँ ये जो मेटल्स है वो प्रीशियस मेटल है, उसका एप्लीकेशन मेडिसिनल केमिस्ट्री में हो सकता है। और जो मेटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं उसका कैटलिस्ट, एज ए कैटलिस्ट किस तरह से उपयोग किया जाए वो भी सर ने डिस्कवर किया था। लेड ग्राउंड वर्क ऑन नैनो मटेरियल्स एंड कैंसर ड्रग्स। जो अभी हम कैंसर ड्रग की बात कर रहे हैं उसमें बोल रहे हैं कि सिल्वर से, और सिल्वर नैनो पार्टिकल या गोल्ड नैनो पार्टिकल जो कैंसर को ठीक कर सकते हैं, तो सर ने उस समय पे काम किया था उसके ऊपर। एनालिटिकल केमिस्ट्री कंट्रीब्यूशन, सर की जो इंडस्ट्री थी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो उसमें ज्यादातर फॉर्मुलेशन का काम होता था। फॉर्मुलेशन शायद सभी को पता होगा, फॉर्मुलेशन मतलब क्या, 3 या 4 चीजें मिक्स करो, उसमें से एक प्रोडक्ट बनाओ। तो फॉर्मुलेशन में एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जो भी चीजें हम डालते हैं हर एक का एक कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। अगर वो कॉन्सेंट्रेशन में प्रॉब्लम है तो प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। तो सर ने एनालिटिकल केमिस्ट्री में अच्छा कंट्रीब्यूशन किया था और वेरियस टाइट्रेशन मेथड एंड अदर थिंग सर ने डेवलप की थी। देन केमिकल काइनेटिक, सर ने नॉट ओनली इनऑर्गेनिक में काम किया, नॉट ओनली एनालिटिकल में काम किया, उन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री में भी काम किया। तो जो बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री से है उनको पता है कि किस तरह से फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, जिसका हम यूज कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा वो डिटरमाइन कर सकते हैं, वो सब फिजिकल केमिस्ट्री का भी सर ने काम किया था। सर को थर्मोडायनेमिक्स में भी अच्छी पकड़ थी और सर ने थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड वर्क किया था। देन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एम्फेसिस ऑन रियल वर्ल्ड केमिकल प्रोडक्ट्स। तो पहले मैं बोल चुका हूँ कि जो भी लेबोरेटरी में काम होता है वो लेबोरेटरी के काम को किस तरह से इंडस्ट्री में आगे ले जा सकते हैं, वो सर ने बात की थी उस समय पे। सर वॉज नॉट ओनली केमिस्ट,
नॉट ओनली इंडस्ट्रियलिस्ट, ही वाज अ गुड राइटर आल्सो। तो सर ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, जिसके अंदर इंडिजीनियस जो नॉलेज था हमारा, भारत का जो भी इंडिजीनियस नॉलेज था, उसको रिट्राइव करने की कोशिश की थी। मतलब जो हमारे भारत में साइंस और मेडिसिन के रिलेटेड जो भी नॉलेज था, वो सब नॉलेज के बारे में सर ने पूरा रिकवर किया था। विजन ऑफ इंडिजीनियस साइंस ऑलरेडी मैंने बात कर ली है। साइंटिफिक रैशनैलिटी, केमिकल एजुकेशन एंड रिफॉर्म्स, क्यूरिकुलम मॉडर्नाइजेशन। आज आपके कैंपस में एनईपी हो रहा है, उसके रिलेटेड एक बुक का प्रोग्राम हो रहा है। उस जमाने में सर ने बोला था कि अगर मॉडर्नाइजेशन द केमिस्ट्री क्यूरिकुलम, यहाँ पे केमिस्ट्री की क्यों बात हो रही है, तो एक तो रीजन है कि सर का कोर्स सब्जेक्ट केमिस्ट्री था, लेकिन केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, इंडस्ट्री एक ऐसा पॉइंट है कि जहां से हम इकोनॉमी मैक्सिमम जनरेट कर सके। अगर इंडिया की इकोनॉमी देखने जाओ तो आज मैक्सिमम पैसा कहां से आ रहा है? इंडस्ट्री से। तो केमिकल इंडस्ट्री में क्या बनता है? मेनली मेडिसिन बनते हैं, हमारे जो भी लाइफ स्टाइल के लिए यूज होने वाले मटेरियल्स बनते हैं, तो वो इंडस्ट्री में बनते हैं। लेकिन अगर बैक डोर पे देखने जाओ तो सब कुछ रिलेटेड किससे है? केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री करिकुलम में सर ने चेंज किया, इंट्रोड्यूसिंग अपडेट कंटेंट एंड हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट टू अलाइन द ग्लोबल साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स। अभी हम बात कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट मतलब क्या? कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा से ज्यादा मिले, एक्सपोजर, प्रैक्टिकल नॉलेज सबसे ज्यादा मिले, तो उसके लिए सब काम करते हैं। तो सर ने उसी समय पे बोला था कि सर हमारे सिलेबस इस तरह से डिजाइन किया जाए कि जिसके अंदर एक्सपेरिमेंटल वर्क, स्किल डेवलपमेंट वर्क मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मिले, ताकि स्टूडेंट अच्छी तरह से तैयार हो सके। एम्फेसिस ऑन लेबोरेटरी ट्रेनिंग। अभी हम बात कर रहे हैं, अभी एनईपी आई, उसके अंदर सेमेस्टर 7-8 में एक सेमेस्टर बीएससी सेमेस्टर 6 में इंटर्नशिप रख दिया। ऑल ऑफ सडन बराबर लाखों बच्चे इंटर्नशिप के लिए जाएंगे। कहाँ जाएंगे वो बच्चे जाने, लेकिन उनका पहले से था कि स्टूडेंट को प्रॉपर लेबोरेटरी ट्रेनिंग मिले। तो लेबोरेटरी ट्रेनिंग के लिए जरूरी नहीं है कि हम स्टूडेंट को इंडस्ट्री में भेजें, कोई इंस्टीट्यूट में भेजें। हमारे यहाँ पे भी ऐसा सेटअप हम करें ताकि स्टूडेंट को अच्छी तरह से लेबोरेटरी प्रैक्टिस हो, जिस तरह से स्टूडेंट की स्किल डेवलपमेंट हो। फाउंडिंग इंस्टीट्यूट, सर ने पहले ही बोले हैं कि बेंगल केमिकल जो इंडस्ट्री थी वो इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। इंडियन केमिकल कांग्रेस की स्थापना की थी। स्वदेशी साइंस मूवमेंट, स्वदेशी एंड साइंस। नॉर्मली हम स्वदेशी की बात करते हैं तो एक ही चीज दिमाग में आती है कि खादी के कपड़े पहन लो तो हम स्वदेशी। लेकिन उन्होंने बोला था, सर ने बोला था कि साइंस के थ्रू स्वदेशी बन सकते हैं। अगर हम अपने यहाँ जो भी प्रोडक्ट्स यूज करने वाले खुद ही बनाए, अपने ही कंट्री में बेचे, तो हम स्वदेशी मूवमेंट ला सकते थे। और उन्होंने वो किया था। बहुत सारी चीजें जो पहले बाहर से आती थी इंडिया में, सर ने ये काम किया था कि अपने यहाँ पे बनाना शुरू किया, अपनी फैक्ट्री में बनाना शुरू किया। उसके बाद दूसरी इंडस्ट्रीज शुरू हुई। पब्लिक हेल्थ एंड विजन, सर ने मेडिसिनल केमिस्ट्री में काम किया, एनालिटिकल केमिस्ट्री में काम किया और साइंस में तो डेवलपमेंट किया था। सर का जो मेडिसिनल केमिस्ट्री का जो एरिया है उसमें क्या काम किया था, तो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, यहाँ पे जो ड्रग है क्विनाइन, जो मेडिसिनल केमिस्ट्री के स्टूडेंट थे या सबने क्विनाइन लिया है, एंटी मलेरियल एजेंट। पहले क्विनाइन था, क्विनाइन में टॉक्सिसिटी आई, उसकी वजह से एक नया प्रोडक्ट आया क्लोरोक्विन। उसके बाद बोलते हैं उसमें भी रेजिस्टेंस आया तो आया मेफ्लोक्विन, बराबर।
तो आप जो लारिया को बोलते हैं, लारिया को डीएस, वो कुछ नहीं है, क्लोरोक्विन फॉस्फेट ही है। क्लोरोक्विन फॉस्फेट इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ क्विनाइन, क्विनाइन का मॉडिफाइड वर्जन है। फिर टिंचर ऑफ आयोडीन, हमें कुछ लगता है हम लगाते हैं, तो उस जमाने में इंडिया में बनना शुरू हुआ। देन पेन बाम्स, फिर सल्फर एंड मर्क्यूरी बेस्ड फॉर्मुलेशंस, soap and disinfectants, essential oils and perfumes, toilet products, fertilizers and agriculture chemicals। तो एक छोटा लैब शुरू करके, एक लेबोरेटरी से एक इंडस्ट्री शुरू की, इंडस्ट्री शुरू करने के बाद वेरियस प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च की, तो उसको बोलते हैं हम स्वदेशी मूवमेंट। थ्रू साइंस, साइंस कर सकता है। ड्रग डेवलपमेंट, सर ने जो इनिशिएट किया था फॉर्मुलेशन के बारे में, फॉर्मुलेशन मतलब कि मार्केट में जो भी इंटरमीडिएट्स है उसको लैब में लाओ और एक टैबलेट के फॉर्म में। शायद जो भी केमिस्ट्री के स्टूडेंट है उनको पता होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रग एंड मेडिसिन। ड्रग मतलब जिसको बोलते हैं हम एपीआई, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट, जिसकी मात्रा मेडिसिन में मतलब टैबलेट में बहुत कम मात्रा में होता है। अगर टैबलेट 1 ग्राम की है तो उसके अंदर जो एपीआई है, जो ड्रग है, वो 150 to 250 मिलीग्राम होती है। मिलीग्राम, मैं ग्राम की बात कर रहा हूँ, मतलब 1000, और उसमें 250 या 150 मिलीग्राम होती है एपीआई। तो उन्होंने क्या किया, वो फॉर्मुलेशन डेवलप करना शुरू किया। तो वो जो उस समय पे डेवलप हुआ था, आज इंडिया जेनेरिक ड्रग में 200 कंट्रीज में जेनेरिक ड्रग सप्लाई कर रहे थे। आप सोचो, अगर वो बेंगल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नहीं शुरू हुई होती तो क्या हम यहाँ पे पहुंच सकते? नहीं। आज 200 कंट्रीज में इंडिया जेनेरिक ड्रग सप्लाई कर रही है। जेनेरिक ड्रग का थोड़ा बता दो, बिकॉज आई एम एसोसिएटेड विद पैटेंट एंड अदर थिंग्स। जेनेरिक ड्रग मतलब वो ड्रग, वो केमिकल कि जिसके ऊपर किसी और ने पेटेंट फाइल किया था, लेकिन उसकी जो लाइफ स्पान है पेटेंट की 20 इयर्स उसके खत्म हो चुके हैं। 20 इयर्स खत्म होने के बाद वर्ल्ड का कोई भी आदमी बना सकता है वो ड्रग को और मार्केट में बेच सकता है। तो इंडिया आज भी, अगर वो अलग एक मेरा लेक्चर है, लेकिन अगर देखने जाओ तो इंडिया में R&D होता है, ड्रग डिस्कवरी होता है। इस तरह से गवर्नमेंट से फंड लेते हैं सभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, वो डेटा अवेलेबल है। और मैंने वो पीरामल में एक लेक्चर भी दिया था, ड्रग डिस्कवरी स्टेटस ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। लेकिन 2014 या 16 से कोई भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने एक्चुअल ड्रग डिस्कवरी नहीं की। या तो वो प्रोसेस डेवलपमेंट कर रहे हैं या तो जेनेरिक ड्रग की मेथड डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो जेनेरिक ड्रग मतलब जिसकी पेटेंट एक्सपायर्ड हो चुकी है, उसकी प्रोसेस डेवलपमेंट करो और खुद बना के बेचो। तो 200 कंपनीज में इंडिया आज लीडिंग कंट्री की तरह ड्रग सप्लाई कर रहा है। लेकिन कब? क्योंकि उन्होंने दिया था फॉर्मुलेशन पहले, सालों पहले, 150 साल पहले, तब जाके अब हम कर रहे हैं। He was a good mentor. તમે અને હું એક દિવસે મેન્ટર જ થવાના છીએ. Means all teachers are mentor. Okay? Whether you are taking care at school level, college level, university level, whatever level is there, but we all are mentor. सर के गाइडेंस में आपने अगर नाम सुना होगा तो सहा आयनाइजेशन इक्वेशन, फिर बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक, फिर रामन इफेक्ट आपने पढ़ा है, सिलेबस में भी है रामन इफेक्ट, फिर पीसी स्टैटिस्टिक में थे, वो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में थे, फिर नलिनी राजन सरकार जो आर्किटेक्ट ऑफ साइंटिफिक पॉलिसी इन इंडिया, वो सब सर के स्टूडेंट रह चुके थे। सर ने मेंटर किया था। आप सोचिए, एक साइंटिस्ट, एक असिस्टेंट प्रोफेसर इतने बहुत सारे लीजेंड दे सकता है, तो अगर हम भी टीचर हैं, अगर हम सोचे तो हम भी कुछ कर सकते हैं। मॉडर्न इनऑर्गेनिक रिसर्च मैं खाली ब्रीफ दे देता हूं। सर का जो कंट्रीब्यूशन था इनऑर्गेनिक सिंथेसिस में, सॉलिड से सिंथेसिस एंड नैनो मटेरियल्स, कैटलिस्ट डेवलपमेंट, देन सरफेस केमिस्ट्री, एंड ड्यू टू दिस
Sir's effort nowadays India is delivering nanomaterials, sensors and many things. ड्रग डिस्कवर में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। सर ने एक दूसरा जो डबल सॉल्ट वाली मैंने शुरुआत में बात की थी, वो डबल सॉल्ट का यूज करके एक प्रोडक्ट बनाई थी। आज वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग करके मार्केट में यूज हो रही है, जिसका नाम है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। वो एक एक्चुअली लैब में रिएजेंट है। अगर बीएससी के आप पढ़े हो तो आपको पता है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड इज द रिएजेंट, वो हम केमिकल एनालिसिस में यूज कर रहे हैं। लेकिन वही कंपाउंड एंटी हाइपरटेंसिव की तरह हम यूज कर सकते हैं। एंटी माइक्रोबियल डेवलप किया था, कैंसर थेरेपी में सर ने काम किया था। आप एलम जिसकी बात करते हैं, सबको पता है, फटकड़ी जिसको गुजराती में बोलते हैं, एलम। तो एलम इज आल्सो डबल सॉल्ट एंड इट हैवी एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टी। तो सर ने मर्क्यूरी नाइट्रेट बनाया था, फिर एलम की प्रॉपर्टी डिस्कवर की, फिर उन्होंने बताया कि ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी देता है। तो इस तरह से कंट्रीब्यूशन हो सकता है साइंस में। ग्रीन केमिस्ट्री सब बात कर रहे हैं। व्हाट इज ग्रीन केमिस्ट्री? ग्रीन केमिस्ट्री मींस द प्रोसेस इन विच मिनिमम जनरेशन ऑफ वेस्ट। मतलब हम कोई भी काम करते हैं केमिकल इंडस्ट्री में तो मिनिमम वेस्ट जनरेट कर सके, ऐसी प्रोसेस डेवलप करें तो उसको हम ग्रीन केमिस्ट्री बोलते हैं। तो सर ने जो डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और जो वेरियस केमिकल्स डेवलप किए थे, जिसका हम यूज कर सकते हैं कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट का काम ही ये है रिएक्शन को फास्ट करे और प्रोडक्ट की यील्ड बढ़ाए और वेस्ट को मिनिमाइज करे। तो ग्रीन केमिस्ट्री हमारे यहाँ चैप्टर्स में शायद 2015 से आया, लेकिन उन्होंने 150 साल पहले उसका सॉल्यूशन, वही प्रिंसिपल हम अभी यूज कर रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग टू रीड आउट एवरीथिंग। इंडिजियस फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर, एजुकेशनल रिफॉर्म, academic industry partnership. Again, our government is saying now all institutes should collaborate with industry. बराबर? सर ने वो पहले कर दिया। जो आज जितनी भी बातें हम कर रहे हैं लास्ट 10-15 इयर्स में, वो 150 साल पहले हो चुकी थी। उन्होंने बता दिया था कि अगर इंडिया को, कभी बोलते हैं विश्व गुरु अगर बनना है तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट किसमें? साइंस में, बिजनेस में, इंडस्ट्रीज में, तभी हम वो कर सकते हैं। मेक इन इंडिया विजन, अभी गवर्नमेंट का लोगो है मेक इन इंडिया। सर का उसी समय पे था मेक इन इंडिया, हाउ इंडिया कैन रूल ऑन द वर्ल्ड थ्रू साइंस, थ्रू केमिस्ट्री। सर ने एक जर्नल के जो फाउंडर एडिटर रह चुके हैं, वो जर्नल का नाम है जर्नल ऑफ इंडियन केमिकल सोसाइटी। बहुत सालों से वो जर्नल आ रही है, लेकिन अभी उसका जो फिजिकल फॉर्म में है, और आप ये जमाना जो है, समय जो है वो डिजिटल वाला है, तो उतना काफी लोगों को पता नहीं है। लेकिन जब हम पीएचडी करते थे 2002 और 3 में, उस टाइम पे जर्नल ऑफ इंडियन केमिकल सोसाइटी में अगर पेपर पब्लिश होता था तो एक विक्ट्री जैसा था। इतना ये जर्नल का इम्पैक्ट था उस समय में। अभी मैंने बोला कि डिजिटल सब आ गए, सबको ऑनलाइन चाहिए, सब ऑनलाइन पेपर सबमिट करते हैं, तो उसमें थोड़ा वैल्यू कम हुई है। इंटरडिसिप्लिनरी मॉडल, सर ने पहले ही बता दिया था कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब केमिस्ट्री वाला खाली केमिस्ट्री बोले समझे या बात करे, फिजिक्स वाला फिजिक्स की बात करे, बायोलॉजी वाला अलग, वो नहीं होना चाहिए। इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए। सर की जो मेंटर्स और सर ने जो भी स्टूडेंट्स डेवलप किए उसका आपने देख लिया है। कोई फिजिक्स में था, कोई केमिस्ट्री में था, कोई स्टैटिस्टिक्स में था, अलग अलग फील्ड के थे। रोल मॉडल फॉर स्टूडेंट, अगर यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स बैठे हैं वो अगर सोचे कि मुझे भी कुछ करना है तो वो कर सकते हैं। क्यों? सर भी सामान्य स्कूल में पढ़े थे, कलकत्ता के कॉलेज में पढ़े थे, वहाँ से आगे जाके उन्होंने फर्दर स्टडी की, उसके बाद वापस इंडिया आए। वापस इंडिया आने के बाद उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर से शुरू किया और लेजेंड बन गए। इंस्पायरिंग टू द टीचर, व्हाट टीचर कैन डू। मैंने शुरुआत में बोला था हम टीचर हो चुके हैं, आप होने वाले हो।
तो हमारी जिम्मेदारी है कि स्टूडेंट्स को इस तरह से हम मेंटर करें ताकि वो खुद एक लीडरशिप ले सके। स्टूडेंट्स के अंदर जरूरी होता है लीडरशिप डेवलपमेंट करना। वो अगर टीचर कर लेता है किसी भी स्टूडेंट के अंदर, तो स्टूडेंट खुद ही आगे जाके अपना काम कर सकता है। He is known as a father of Indian chemistry. Challenges and limitation. हर एक की लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, हर एक की मजबूरियां होती है, हर एक की लिमिटेशंस होती है, लेकिन फिर भी अगर हम सोचे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सर के समय में पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, क्योंकि इंडिया में रूलिंग किसी और का चल रहा था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। फिर कॉलोनियल रूल, मतलब कंट्रीज का, अगर यूएसए के साथ काम कर रहे हो तो उसको ब्रिटेन ओवररूल करता था, अगर तुम इंडिया के साथ काम करोगे तो हम आपको सप्लाई नहीं देंगे, व्हाटएवर द प्रॉब्लम थे। फंड का लैक ऑफ फंडिंग, इंडिया में कोई ऐसी ट्रस्ट या इंस्टीट्यूट ही नहीं थे कि जो रिसर्च को फंड करे, तो वो इश्यू था। देन इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस इन इंडिजिनियस एफर्ट, सर का था कि हम मदर टंग में बात करें, हम मदर टंग में ही एक्सप्लेन करें, तो वो भी एक इश्यू उस समय पे था, लेकिन सर ने सभी चैलेंजेस को ओवरकम कर दिया। तो ये सर के बारे में मैंने बताया कि किस तरह से एक असिस्टेंट प्रोफेसर एक लीजेंड बन सकते हैं। तो अब मैं हमारे डिपार्टमेंट की थोड़ी बात कर लेता हूँ, मेरी बात कर लेता हूँ, मेरे रिसर्च के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि कोलैबोरेटिव रिसर्च टू एंटरप्रेन्योर। हम कोलैबोरेशन से, मैंने अभी बात की, केमिस्ट्री वाला अलग काम करेगा, फिजिक्स वाला अलग, बायोलॉजी अलग, तो कभी अच्छा काम नहीं होगा। अगर आपको काम करना है तो साथ में मिल के करना पड़ेगा। सो हाउ वी कैन डू, आवर मिशन इज टू improve human health and quality of life by transforming the way therapeutic and material are discovered. We are working in the field of diagnostic and therapeutic. Means अच्छी सेहत के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके रिलेटेड हम काम कर रहे हैं। मैं उसका थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ। कोलैबोरेशन मीन्स यू हैव टू कोलैबोरेट विद योर टीम मेंबर फर्स्ट, जो लैब में काम कर उसके साथ कोलैबोरेशन करो, नेक्स्ट लैब में काम कर रहा है उसके साथ कोलैबोरेशन करो, नेक्स्ट डिपार्टमेंट है उसके साथ कोलैबोरेशन करो, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, देन आफ्टर यू कैन गो एब्रॉड। આપણે પહેલા શું કરીએ છે, હું યુએસએ નો શોધું, હું અમેરિકાનો લંડનનો કે કેનેડાનો સાયન્ટિસ્ટ શોધું, એની જોડે કામ કરું, મારું નામ થશે, પણ નેક્સ્ટ આપણી બાજુમાં ઊભો છે એની જોડે આપણે વાત નથી કરતા. This is the issue in Indian society. We are working with all department. તમે નામ લો એ ડિપાર્ટમેન્ટ સાથે અમે કામ કરીએ છીએ. We are working with bioinformatics, biochemistry, microbiology, statistics, maths, pharmacy, zoology, physics, medicinal and botany. अबे when we are thinking about or talking about chemistry, आपके दिमाग में आता होगा कि केमिस्ट्री में मैथ्स कैसे आ गया. It is related with QSAR, quantitative structure activity relationship. मैथमेटिकल इक्वेशन में केमिस्ट्री की इंफॉर्मेशन डालो तो बायोलॉजिकल एप्लीकेशन और बायोलॉजिकल वैल्यू मिलती है. दिस इज द रिलेशन ऑफ केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट. वी आर वर्किंग ऑन मराइन मेडिसिन ऑल्सो. बॉटनी के साथ हम काम कर रहे हैं. अपने यहाँ गुजरात में द्वारका कभी गए हो? रणछोड़जीના દર્શન કર્યા? સમય મળે तो दरिया किनारे फरवा जो, and you will find the algae that is called seaweeds. We have collected 15 different types of seaweeds and we have found that these seaweed having important chemical. मैं इसकी डिटेल में बात बताता हूँ किस तरह से हमने किया, लेकिन सीवीड कलेक्ट किया और उसके बाद हम लोगों ने उसका एनालिसिस करके ड्रग डिस्कवरी में काम किया है. मैं बताता हूँ किस तरह से आगे बढ़े. We are having MOUs with state laboratories, national institute and international institute. Since last 14 or 15 years we are working with National Cancer Institute USA. जो हम हमारी लैब में जो भी केमिकल सिंथेसाइज करते हैं उसको यूएसए नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में भेजते हैं. वहाँ पे
स्क्रीनिंग होता है, एंटी कैंसर एक्टिविटी फाइंड आउट होती है और 60 कैंसरस सेल लाइन्स के ऊपर स्टडी होता है और विदाउट पेइंग एनी सिंगल रूपी वी आर गेटिंग द डेटा एंड वी आर वर्किंग विथ नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट यूएसए. We are also working with Rega Institute Belgium for anti-HIV. We are sending our compounds to Rega Institute Belgium for HIV. We are working with one institute at Mexico. We are working with University of Messina, Italy for antiviral study. And these are the other partners. O2H Oxygen Healthcare, you are familiar. Then Gene Explore, Shukra Laboratory, Gujarat Laboratory, Pharmacy. They are our all collaborators. मैंने बोला बाजू के लिए हम बात नहीं करते, लेकिन मैं पूरे कैंपस में हूँ और सबके साथ मेरा काम चल रहा है या फिर हम एक दूसरे के साथ बात करके काम करते हैं. प्रोजेक्ट सपोर्टेड बाय वेरियस फंडिंग एजेंसी. सर्विस मैडम ने शुरुआत में ही बोला था. वी हैड 2 प्रोजेक्ट्स फ्रॉम सेक इसरो, VIG Direct, UGC, Good Cause, UNICEF and many more projects are there. At Gujarat University, what we are doing? We are working on computational chemistry, medicinal chemistry, asymmetric synthesis, which is related with catalyst, and sir work also there in asymmetric synthesis, natural products and process development. Drug discovery सबको पता है, it's a long journey of 10 to 12 years. 10 से 12 साल काम करने के बाद मार्केट में लैक्स ऑफ मॉलिक्यूल में से खाली एक मॉलिक्यूल ऐसे ड्रग आता है. लेकिन अगर 10 से 12 साल कम करते हैं और उसमें से 5 इयर्स या 6 इयर्स में काम करना है तो किस तरह से काम करते हैं? Nowadays the softwares are available that is called computational chemistry. We are having computational chemistry tool. In that we are doing various types of work: target identification, target validation, lead discovery, lead optimization and preclinical test. वो क्यों जरूरी है? मार्केट में ये सारे ड्रग्स है जो कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री के थ्रू मार्केट में आए हुए हैं. मतलब 10 से 12 साल नहीं, 5 to 6 ईयर में ड्रग को डिस्कवर कर सकते हैं. वी आर हैविंग श्रोडिंगर सॉफ्टवेयर. उसकी जो हाल में खाली 1 साल के लाइसेंस की कीमत है 18 लाख, वो भी 95% डिस्काउंट मिलने के बाद. तो उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या होगी? लेकिन वो सॉफ्टवेयर हमारे पास है. हमारे पास 2 वर्क स्टेशन है, GPU है और सुपर मिनी कंप्यूटर है. सो श्रोडिंगर सॉफ्टवेयर के कितने पार्ट्स होते हैं वो बताया है. कौन कौन से डिपार्टमेंट श्रोडिंगर सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं? तो आप यहाँ पे देख लो, साइंस के सभी डिपार्टमेंट्स उसका यूज कर सकते हैं. उसके अंदर सेवरल स्टेप्स होते हैं. आई एम नॉट गोइंग टू टॉक इन डिटेल, लेकिन हम क्या करते हैं? लिगेंड बेस्ड ड्रग डिस्कवरी. मार्केट में जो भी एक्टिव मॉलिक्यूल्स है, ड्रग्स है, उसको हम लेते हैं. आपको भी पता है, हाइब्रिडाइजेशन, मिक्स करो, बराबर. किसी का साइड चेन लो, किसी का न्यूक्लियस लो, किसी का पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप लो. उसके बाद एक स्ट्रक्चर डिजाइन होता है इस तरह से. वो स्ट्रक्चर, उसको हम लिगेंड बोलते हैं. लिगेंड को PDB, प्रोटीन डेटाबेस में हर एक डिजीज के रिलेटेड प्रोटीन्स अवेलेबल होते हैं. वहां से प्रोटीन लेते हैं, उसके साथ हम बाइंडिंग करवाते हैं. अंदर पॉकेट जो होता है, कैविटी होते हैं. जैसे हम फ्लास्क में रिएक्शन करते हैं, वैसा बायोलॉजिकल सिस्टम में भी एक स्पेस होता है जिसको वैक्यूला बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं. उसके अंदर मॉलिक्यूल का डॉकिंग होता है. इस तरह से उसके स्पोर मिलते हैं. स्कोर मिलने के बाद वो स्टेबल होगा नहीं होगा, उसके अदर स्टडी, उसको हम MD बोलते हैं, वो करते हैं. उसके बाद उसकी सिंथेसिस करने से पहले लिपिड्स की रूल ऑफ 5, ड्रग लाइकनेस प्रॉपर्टी है कि नहीं हमारे मॉलिक्यूल की. बाइंडिंग तो आ गया, लेकिन ड्रग लाइकनेस प्रॉपर्टी है कि नहीं वो चेक करते हैं. उसके बाद हम सिंथेसिस करते हैं. अगर सिंथेसिस करते वक्त हमें पता चला कि इसके अंदर कायरल कार्बन है, तो 2 आइसोमर्स हो गए. केमिस्ट्री के स्टूडेंट को ज्यादा पता है, 2 आइसोमर्स हो गए. तो ड्रग के अंदर एक एक्टिव होता है, दूसरा टॉक्सिक होता है या फिर इनएक्टिव होता है. तो हम पहले वो चेक करते हैं. फिर पता चला कि हाँ इसके अंदर 2 आइसोमर्स है, तो उसमें एक्टिव कौन सा, इनएक्टिव कौन सा, दोनों को सेपरेट करते हैं. उसके बाद सिंगल सिंथेसिस, एसिमेट्रिक सिंथेसिस हम करते हैं बाय यूजिंग अगेन द कैटलिस्ट. एंड देन आफ्टर वी कंफर्म द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट बाय सिंगल क्रिस्टल XRD. सिंगल क्रिस्टल XRD से कंफर्म करते हैं. ये जो है कैम्ब्रिज क्रिस्टलोग्राफिक डेटा सेंटर जो है, इसके अंदर हमारे नाम से रजिस्टर की वो कंपाउंड है या स्ट्रक्चर है, उसकी सभी डिटेल वहीं पे अवेलेबल है. उसके बाद
मैंने अभी बोला कि हम एनसीए के साथ काम करते हैं, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के साथ। यहाँ पे हमारे एंटी कैंसर बायोलॉजिकल एक्टिविटी के डेटा आए, उसके बाद डेटा अच्छे थे, स्ट्रक्चर कंफर्म था, तो हमने पेटेंट फाइल किया, गवर्नमेंट ने वो पेटेंट ग्रांट कर दिया। दूसरा है स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिस्कवरी, जिसके अंदर हमें प्रोटीन के बारे में पता है, हमारा केमिकल के बारे में पता नहीं, तो हम रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं कि कैविटी के शेप ये है, तो हम इस तरह से मॉलिक्यूल को डिजाइन करेंगे, मॉलिक्यूल को डिजाइन करते हैं, उसके बाद सिंथेसिस और उसके बाद बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ये जो डेरिवेटिव थी, हमारा पर्टिकुलर वर्क था ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर, तो ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर अच्छे रिजल्ट्स आए, हमने वो पेटेंट फाइल की, एंड दिस पेटेंट इज आल्सो ग्रांटेड बाय इंडियन पेटेंट ऑफिस। वी गॉट 2 patents on tuberculosis. Then we have also inspired from the nature. नेचर के अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं जिसका हम स्टडी कर सकते हैं। वो स्टडी करके हमें पता चला कि नेचर में एक स्पाइरो कंपाउंड है, आपने कायरल सुना है, न्यूक्लियोसाइक्लिक सुना है, फ्यूज कंपाउंड सुना है, लेकिन स्पाइरो मतलब एक ही सेंटर से 2 रिंग अटैच हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 रिंग यहाँ पे एक ही सेंटर से अटैच हुई है। तो उसका इफेक्ट क्या है कि मल्टीपल बायोलॉजिकल एक्टिविटी हमें मिल सकती है। तो हमने वो कंपाउंड आइसोलेट किया, लैब में सिंथेसाइज किया और उसका पेटेंट फाइल किया। कैंसर में हमने एक टारगेट, ऐसे तो हमारे बहुत सारे टारगेट हैं, एक टारगेट है P53 MDM2। वो इसलिए सिलेक्ट किया कि मोर देन 50 कैंसरस सेल लाइन है कि जिसके अंदर वो टारगेट प्रेजेंट है। तो हम अगर ऐसा मॉलिक्यूल डिजाइन करें कि जो मैक्सिमम एक ही ड्रग से मैक्सिमम कैंसर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर एक P53 करके प्रोटीन है, वो सेल रेगुलेशन का काम करता है। मतलब हमारा एक सेल ब्रेक हुआ तो दूसरा सेल बनाना है तो वो रेगुलेट करता है, उसको हम बोलते हैं गार्डियन प्रोटीन। लेकिन उसमें अगर डिफेक्ट आ गई तो वो अपना काम बंद कर देगा, अपना काम बंद करेगा तो कैंसर का ग्रोथ स्टार्ट होगा। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इनहिबिटर्स डेवलप किए जो दोनों को कंबाइन नहीं होने देगा। एक यहाँ से आ रहा है P53 MDM2 यहाँ से आ रहा है, दोनों के बीच में लॉक कर दिया, तो लॉक हो गए, मतलब अब वो बाइंड नहीं होगा तो कैंसर का ग्रोथ स्टॉप हो सकता है। सो वी हैव डिजाइन्ड मॉलिक्यूल बाय कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, देन सिंथेसाइज, and after that we have crystallized and confirmed the structure by single crystal XRD. We have carried out the study with NCI USA. In that we have found that our one molecule having best biological activity as compared to the other. So in first dosage concentration के हमारा अच्छा है, तो 5 dosage concentration में गए तो उसमें भी 100% उसको सेल अरेस्ट करने की, सेल को मारने की उसके अंदर कैपेसिटी थी। दूसरी डेरिवेटिव है, so we have filed both the patent. Then we have designed molecules by other way. This is related with RNR target, पहले P53 था, अब RNR रिबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज उसके डिजाइन किया और काम किया। फिर सर ने जो बात की थी मेटल कॉम्प्लेक्स और लिगेंड्स के बारे में, हमने लैब में जो हमारे ये जो हमारा लिगेंड था, इस लिगेंड को हमने मेटल के साथ वेरियस मेटल कॉपर एंड Fe, यहाँ पे दूसरा डेरिवेटिव लिया, उसके साथ बाइंड करवा के हमने चेक किया तो हमारा जो कंपाउंड है उसकी बेटर एफिशिएंसी आ रही थी, तो हमने उसका भी पेटेंट फाइल किया था। ये पेटेंट तो अभी आई थिंक 10 जुलाई 2025 मतलब लास्ट मंथ ही पब्लिश हुई, ग्रांट हुई है। Then other derivatives are also related with thiocyanate. RNR टारगेट जो मैंने बात की कि वो कैंसर में था, फिर लिटरेचर से पता चला कि वो मलेरिया में भी है, तो हमने सेम डेरिवेटिव का यूज करके एंटी मलेरियल प्रॉपर्टी यूज चेक की, तो पता चला कि वो क्विनाइन मार्केटेड ड्रग है उससे भी बेटर एक्टिविटी दे रहा है। मतलब टारगेट एक ही है, एक कैंसर में है एक मलेरिया में है, सेम कंपाउंड है जो एंटी कैंसर भी दे रहा है और एंटी मलेरिया, तो वो काम हमने किया था। फिर उसके बाद उसका कंप्यूटेशनल स्टडी किया, जो अभी मैंने बात की थी QSAR स्टडी किया। अगर हमारा इक्वेशन यूज करके आप भी कोई मॉलिक्यूल डिजाइन करते हो तो उसकी प्रिडिक्टेड बायोलॉजिकल एक्टिविटी लैब में बिना कंपाउंड बनाए आपको पता चल सकती है, वो काम हम लोगों ने किया था। फिर हमने एंटी HIV प्रॉपर्टी भी फाइंड आउट की थी। नेक्स्ट डायग्नोसिस, इंडिया में अगर देखने जाए तो वर्ल्ड का 27% जो टीबी के पेशेंट है वो इंडिया में है। डायग्नोसिस के वेरियस किट्स अवेलेबल है इंडिया में, लेकिन 2 रीजन है, या तो उसकी कॉस्ट ज्यादा है या तो वो
लेबोरेटरीज में, सिटीज में अवेलेबल है, और जो पेशेंट है वो विलेजेस में रह रहे हैं। तो उसके लिए हमने पॉइंट ऑफ डायग्नोस्टिक किट डेवलपमेंट करने का काम शुरू किया था। पहले लैब में वेरियस फ्लोरोसेंट डाइज बनाए, वो फ्लोरोसेंट डाइज को लैब में हमने टेस्ट किया स्लाइड के ऊपर। फिर हमने सोचा स्लाइड के ऊपर टेस्ट करेंगे तो अगेन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, तो हम स्ट्रिप पे लेके आए। स्ट्रिप में भी प्रॉब्लम लगा तो हमने ना एक छोटी किट बनाई, और एट प्रेजेंट हमारा फाइनल स्टेज में ये प्रोडक्ट आ चुका है जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के फेज में है। और इसके पहले एक प्रोडक्ट थी, अब हमने 3 डिवाइस, 3 मेथड अलग अलग बना दिए। एक से पता चलता है कि पॉजिटिव है कि नहीं, दूसरे से पता चलता है कितना लोड है, और थर्ड से पता चलता है किस तरह का इन्फेक्शन है। तीनों चीज हम लोगों ने कर लिए। इसके लिए हमने गवर्नमेंट ने हमें फंड दिया था, DIG डायरेक्ट में 50 लाख रुपीस गवर्नमेंट ने फंड किया था। उसके जो फ्लोरोसेंट डाइज थे वो सभी हमने पेटेंट करवा लिए थे, क्योंकि प्रोडक्ट नॉवेल था, अगर कुछ भी हुआ तो दूसरा कोई बना सकता है। तो हमने सब प्रोडक्ट के पेटेंट ले लिए हैं। किट की डिजाइन का भी हमने पेटेंट ले लिया है, किट की मेथोडोलॉजी का भी पेटेंट ले लिया है, ताकि दूसरा कोई उसको कॉपी ना कर सके। नेचुरल प्रोडक्ट मैंने अभी बात की, हमारे शेख इसरो के प्रोजेक्ट्स थे, उसके अंदर हमारा काम अलग था, लेकिन फिर भी हमारा एक दिन वैकेंट था या खाली था। उस दिन हम द्वारका गए थे, द्वारका से सैंपल कलेक्ट किए। उसके बाद वो जो सैंपल कलेक्ट किया, द्वारका रीजन का रियल पीक है, तो वहाँ से सैंपल कलेक्ट करके हम लेबोरेटरी में लाए, उसका आइडेंटिफिकेशन किया बॉटनी प्रोफेसर के साथ मिलके। उसके बाद जो आपको भी पता है सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन मेथड, जैसे हम घर पे चाय बनाते हैं तो टी लीव्स में टेनिन और कैफीन होता है, उसको बॉईल करने से वो केमिकल एक्सट्रैक्ट होता है। बस सेम लॉजिक अप्लाइड ओवर हियर, बट यहाँ पे क्या है, अपनी कटोरी या तपेली की जगह पे फ्लास्क है, कंडेंसर है, वो सब चीजें हैं, सेम मेथड। फिर हमने आइडेंटिफाई किया कि ये कंपोनेंट जो है बेस्ड है, उसको एंटी कैंसर प्रॉपर्टी के लिए भेजा, तो पता चला कि यस हमारे 5 जो अलग अलग सॉल्यूशंस थे उसमें से एक जो सॉल्यूशन है उसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है। फिर उसको कॉलम क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट किया, एक कंपाउंड को सेपरेट किया, मतलब 50-100 केमिकल कंपाउंड है, उसमें से एक को सेपरेट किया, उसका स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन किया। स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन करने के बाद लैब में रेट्रोसिंथेसिस किया, मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग की। तुम्हारे पास मॉलिक्यूल था, उसको ब्रेक कर दिया, स्मॉल मॉलिक्यूल में गए, स्मॉल मॉलिक्यूल से वापस ओरिजिनल मॉलिक्यूल, लैब में नेचुरल प्रोडक्ट को सिंथेसाइज किया। फिर वापस से बायोलॉजिकल एक्टिविटी चेक की, और उसके बाद कॉम्पिटिशनल केमिस्ट्री किया, और पता चला कि नेचुरल प्रोडक्ट से भी अच्छे केमिकल हम लैब में बना सकते हैं। तो बाद में वो सिंथेसिस किया, और उनके 2 पेटेंट हम लोगों ने फाइल कर दिए। प्रोसेस डेवलपमेंट इंडस्ट्री में मैंने पहले ही बोला कि पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। रे सर ने तो 150 साल पहले बोला था, फिर भी हम लैब में सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HCl सब कुछ यूज करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि लैब में एक ऐसा रिएजेंट डेवलप किया, कैटलिस्ट डेवलप किया, जो सॉलिड एसिड है, एसिड है लेकिन सॉलिड है। उसका नाम है CuPCS, कॉपर थैलोसाइनिन सल्फेट, जो हमने लैब में डेवलप किया। उसके साथ नाइट्रेशन के लिए क्या यूज होता है, नाइट्रिक एसिड, उसकी जगह पे हमने उसका सॉल्ट NaNO3, अगेन इट्स ए सॉलिड। तो 2 सॉलिड को मिक्स करके रिएक्शन में यूज किया। रिएक्शन में यूज करने के बाद पता चला कि ये जो कंपाउंड है वो रिसाइकल भी होता है, प्रोडक्ट भी देता है, पॉल्यूशन भी क्रिएट नहीं करता। तीनों चीज हम लोगों ने कवर अप कर ली, और इतने सारे डेरिवेटिव के ऊपर इफेक्टिव भी। फिर पता चला कि हमने वो कन्वेंशनल मेथड लैब में हीटिंग वाली मेथड की थी। फिर सोचा कि चलो हीटिंग में भी टाइम जा रहा है, रिएक्शन टाइम 1 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स हो रहा है, तो उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए। हम लोगों ने आपके जो किचन में जो माइक्रोवेव होता है वही माइक्रोवेव लिया, उसको मॉडिफाई कर दिया। मैं इंजीनियर तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मॉडिफाई कर दिया लैब में खुद। ऊपर जो भी कट करना था, व्हाटएवर करना था, कट करके उसके अंदर से टेफ्लॉन पैक करके हमने उसको एज ए रिएक्टर यूज किया, और विद इन 3 to 5 मिनट्स नाइट्रेशन रिएक्शन हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोनों पेटेंट हम लोगों ने फाइल कर दिए हैं। फिर आप लोग डायजोनाइजेशन रिएक्शन करते हैं, उसमें HCl या H2SO पर यूज करते हैं, उसकी जगह पे हमारा सॉलिड एसिड भी यूज हो सकता है, और रिसाइकल भी हो सकता है। इतने सारे डेरिवेटिव्स हम बना सकते हैं।
फिर आप एस्टरिफिकेशन करते हो, ऑक्सीडेशन करते हो, रिडक्शन कर सकते हो, सब जगह पे सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। हमने सल्फ्यूरिक एसिड को ही निकाल दिया। So these are the all derivatives we have synthesized. We have not limited to our lab. We have supplied our chemical to the company which is located in Hungary. Name of the company is Thales Nano, and they have used our compound and they have used as a catalyst for their reaction for the synthesis. At present we had two projects from SEC ISRO, but at present one more student is working in material science laboratory of SEC ISRO. तो SEC ISRO के अंदर जो मेरा स्टूडेंट काम कर रहा है, हम अभी जो काम कर रहे हैं जिसका अभी वाइवा विद इन मंथ होने वाला है, हम लोगों ने क्या किया, स्पेस एप्लीकेशन के बाद जो भी स्पेस के अंदर यूज हुआ मटेरियल होता है, सैटेलाइट गया, उसके बाद वेस्ट आया, वो वेस्ट एक जगह अहमदाबाद में आता है, तो वहां से हमने स्क्रैप लिया, मतलब कचरे से निकाला और स्क्रैप लेके हमने एक पॉलीमर डेवलप किया जिसका नाम है कंडक्टिव पॉलीमर। पॉलीमर नॉन कंडक्टिव होता है, लेकिन पॉलीमर हमने कंडक्टिव बनाया, उसके अंदर डॉपिंग किया। डॉपिंग में क्या यूज किया, वेस्ट मटेरियल से गोल्ड सेपरेट किया, उसके नैनो पार्टिकल्स बनाए, उसको वेरियस रेजिन्स और पॉलीमरिक कंपाउंड के साथ बाइंड करवाया, उसके बाद उसकी एक्टिविटी चेक की, तो वो एज ए कंडक्टिव मटेरियल यूज हो सकता है। तो हमने दो काम किए, पहले कोई भी मेटल होती है उसको ऊपर कोटिंग होता है प्रोटेक्शन के लिए स्पेस एप्लीकेशन में, तो कोटिंग जैसे भी होगा तो क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी है सेंसर की वो कम हो जाएगी। हमने क्या किया, मटेरियल ही ऐसा बनाया जो कंडक्टिव है और पॉलीमरिक है, तो कोटिंग भी हो गया, सेंसर की एफिशिएंसी भी बढ़ा दी। दो चीजें हमने एक साथ की एंड एट प्रेजेंट इट इज एट टेस्टिंग लेवल। मे बी विद इन वीक न्यूज़पेपर में शायद वो आर्टिकल आएगा। आई एम नॉट ओनली एकेडमिशियन, आई एम एन एकेडमिक एंटरप्रेन्योर। Based on the guideline of DSIR, Department of Scientific Industrial Research, गवर्नमेंट हमें प्रमोट करती है फैकल्टीज को कि आप खुद की इंडस्ट्री या लैब या रिसर्च रिलेटेड काम कर सकते हो। तो मैंने वो गाइडलाइन का यूज करके खुद की लैब स्टार्ट की है, उसका नाम है HD4U डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड। These are the names of some journals where we have published our articles. हम लैब में काम करते हैं, नॉर्मल रिसर्च आर्टिकल लिख देते हैं, रिसर्च आर्टिकल लिख देने के बाद वो पब्लिक हो जाती है बातें, और कोई भी आपका काम का यूज कर सकते हैं। तो हम वो नहीं करते हैं, हम एक स्टेप आगे का सोचते हैं, रिसर्च आर्टिकल से पहले हम पेटेंट फाइल कर देते हैं। क्यों, हमारे आइडिया, हमारे काम को हम प्रोटेक्ट कर देते हैं। आप भी सब टीचर बनने वाले हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि कभी भी कोई भी इंटेलिजेंट बच्चा आपके साथ आता है, उसके पास बहुत अच्छी आइडिया है, वो कुछ प्रोडक्ट बनाता है, तो पब्लिकली लाने से पहले उसको प्रोटेक्ट करवा दो। और प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट फंडिंग करती है, अगर खुद से भी करने जाओ तो उसका खाली चार्जेस है 1600 रुपीज, 100 रुपया। ओके, तो देयर इज, if you protect it, then you will get the benefit. Why protection is required and what is the aim of our Prime Minister in 2014 sir said that India should be in top 25 in global innovation index. બરાબર, આવું જોઈએ, આવું એમનું સ્લોગન હતું અથવા ઈચ્છા હતી। So where we were before 2014 हम 81वीं पोजीशन पे थे, लेकिन गवर्नमेंट के पॉजिटिव सपोर्ट की वजह से, रिसर्च सेंटर को ग्रांट देने की वजह से, एकेडमिक इंस्टीट्यूट को सपोर्ट की वजह से बहुत सारी चीजें हुई हमारी कंट्री में। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट इज एक्सटेंसिवली प्रमोटिंग रिसर्च पार्ट्स। गुजरात यूनिवर्सिटी में છે, કોઈ દિવસ આવો તો 8 ફ્લોર નું બિલ્ડિંગ છે, દેન TBI ટેકનિકલ બિઝનેસ ઇન્ક્યુબેટર્સ અને ફંડ્સ આપ્યા, એન્ડ ડ્યુ ટુ ધેટ રીઝન વી આર એટ 14th પોઝિશન, 40મી પોઝિશન પર આવી ગયા। 2024 માં 39 માં અને કદાચ 2025 માં મે બી વી વિલ બી ઇન 25th પોઝિશન, 25મી પોઝિશન પર કદાચ આપણે આવી શકીએ। IPR શું છે એ વાત નથી કરતા। પેટન્ટ, ઇટ્સ એન એક્સક્લુઝિવ રાઇટ, યુ કેન પ્રોટેક્ટ યોર આઈડિયા
and you will get the benefit of your product till life of patent which 20 years तक हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं। इंडिया के यहाँ कहाँ पे? हमसे आगे चाइना, यूएस, जापान। जापान छोटा सा गुजरात जैसा है, फिर भी वो हमसे आगे है। और इंडिया 7 या 8 पोजीशन पे है अभी। और गुजरात कहाँ पे? हम बोलते हैं गुजरात में सबसे ज्यादा बिजनेस है, बहुत पैसा है, बट वेयर वी आर इन द रिसर्च। आप देखो हमसे आगे गुजरात कहाँ पे है? एक यूपी है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, तेलंगाना है, उत्तराखंड है, छोटे छोटे स्टेट्स है, लेकिन वो हमसे आगे है। लेकिन गुजरात कहाँ पे है? क्यों? We are not translating our research into patent। बराबर? कोई भी किसी के अंदर गाइड के अंदर जाएगा, वो यही सोचेगा मेरे 2 पेपर हो जाए, मैं इस गाइड से छुटकारा ले लूं, या मैं अपना डिग्री खत्म करके मेरी जॉब शुरू करूं। लेकिन अगर हम वही काम को थोड़ा सोच के अगर एक्स्ट्रा एफर्ट्स दे तो आप पेटेंट फाइल कर सकते हो, तो वो हो सकता है और आप कर सकते हो। दिस इज माय रिसर्च आउटकम विद 16 PhD स्टूडेंट कंप्लीट कर चुके हैं, 16 MPhil। यहाँ पे अगर आप पिक्चर देखोगे तो 16 PhD में से 10 फीमेल कैंडिडेट्स हैं, 16 MPhil में से 15 फीमेल कैंडिडेट्स हैं, और अभी भी मेरे टीम में मैक्सिमम गर्ल स्टूडेंट काम कर रहे हैं। The research awards, I received Best Teacher Award in 2025. I received WAR Science Laureate Award, which is given by Dr. Vikram Sarabhai Community Center. I have been invited as a guest on Republic Day at Delhi to acknowledge as distinguished patent holder by the Government of India. Received ICC award as Eminent Chemist of India. IPR League 2022, we were the winner, and the award is given by the Dr. Unnat Pandit. He is a Controller General of Patent India. Received a BIDS Bioinformatics Drug Discovery Society Award. Then ShivSec Innovation Award. I have received award from Anurag Thakur. He was a cabinet minister at that time. Received award from Honorable Vice Chancellor Gujarat University as an Outstanding Performer of the Year award. I have not stopped my learning. मैंने पढ़ाई बंद नहीं की है। लास्ट ईयर भी मैं था IIT BHU में फॉर द ट्रेनिंग ऑन AI बेस्ड ड्रग डिस्कवरी। 50+ हो चुका है, फिर भी जो लर्निंग सीखने की जो इच्छा है वो अभी मैंने बंद नहीं की। एवरी डे वी आर लर्निंग, एंड इफ यू आर ए स्टूडेंट फॉर द लाइफ टाइम देन यू कैन बी अ गुड रिसर्चर। जिस दिन हम पढ़ाई छोड़ देंगे उस दिन हमारा ग्रोथ भी अटक जाएगा। दिस इज द सेंटर विच आई वाज पार्ट एंड आई वाज अ फाउंडर और डेवलपर ऑफ दिस रिसर्च सेंटर। यहाँ पे जो 7th फ्लोर की जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, इस बिल्डिंग की डिजाइन मैंने की थी पेपर के ऊपर, फिर गवर्नमेंट को सबमिट किया। गवर्नमेंट ने 18 करोड़ दिए हमको और आज वो बिल्डिंग है। फिर गवर्नमेंट ने और पैसे दिए 5 करोड़ और, तभी 3 फ्लोर और बढ़ रहे, तो अभी 11 फ्लोर की बिल्डिंग हो जाएगी। ये बिल्डिंग के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसर्च फैसिलिटीज हमने डेवलप की है और भी रिसर्च के लिए फैसिलिटीज हम क्रिएट कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने नियर अबाउट 41 करोड़ के सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट के लिए प्रपोजल गवर्नमेंट को सबमिट कर चुके हैं। These are the list of patents which are already granted by Indian Patent Office. I am not only a researcher, academician, I am a good athlete. And last but not the least, from where I came.
Thank you, sir, for taking us through the marvelous journey of Sir P.C. Ray, his journey from the discovery of mercurous nitrate, entrepreneurship, a social reformer, playing a pivotal role in empowering the suppressed part of the society. We always discuss about Acharya Ji's contribution in chemistry, but today we were enlightened by Acharya Ji's forward outlook on the curriculum modernization, integration and recognition of Bharatiya Gnan Parampara, Ved writing time. Thank you, sir. Thank you once again. And also, thank you for highlighting the significance of collaboration in research. So you reflected so clearly with your work. It has been our privilege to hear and learn from you today. Thank you once again, sir. Moving further, to formally convey our appreciation, I now invite Ms. Hetal Patel, Assistant Professor, Chemistry Department, IIT, to deliver the vote of thanks. Thank you very much. It's my immense pleasure to offer a vote of thanks for this event. First of all, I would like to thank our Honorable Vice Chancellor, Dr. R.C. Patel sir, and Dr. Anil Varsa, Registrar IIT, for support to organize this program. I would like to thank Dr. Prerna Sharath ma'am, Director, Center of Education, IIT, for their support. I also like to thank Dr. Tejas Pavagadi sir, Head, Chemistry Department, IIT, to organize the program. I heartily thank Professor and Dr. H.D. Patel sir for delivering such informative and inspiring speech for this occasion. I here thank all the faculty members of Chemistry Department, IIT, for their hard work to make this event successful. Last but not the least, I would like to thank our beloved students for participating in this program. Thank you very much. Thank you, ma'am. As we draw this, let us carry forward the spirit of Acharya P.C. Ray, who believed that success can come to this nation only through tireless efforts, earnest sincerity, and the fearless pursuit of knowledge. May today's gathering inspire us to think deeply, act purposefully, and pursue knowledge with courage and commitment. Thank you once again to all the dignitaries, guests, and participants for making this event truly meaningful. Wish you all a wonderful day ahead. Thank you. Jai Hind.